अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉइटर, गिलहर। थायराइड ग्लैंड जब अपने साइज़ में बढ़ जाता है तो उसको गॉइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है बताते खुद एक छोटा सा ग्लैंड है और बटरफ्लाई शेप है इसकी। ये हमारी गर्दन में पाया जाता है। नॉर्मली हमारी गर्दन में एक पॉइंट है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। मैं साथ में कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी ताकि आपको इसकी सही लोकेशन समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये कहाँ पर पाया जाता है। और कुछ पिक्चर्स मैं वो शेयर करूँगी जिसमें गॉइटर की मुख्तलिफ़ टाइप्स होंगी कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस किस्म के गॉइटर जो हैं हमारे सामने आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इस ग्लैंड का फंक्शन जो है कि ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिसे आमतौर पर T3 और T4 कहा जाता है। और ये हार्मोन्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर हमारे मुख्तलिफ़ बॉडी फंक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारे मूड, हमारा जोश और हार्ट रेट, हमारी पल्स और हमारी डाइजेशन जो है इसके ज़ेरे असर आती हैं। लिहाजा अगर ये T3 और T4 के लेवल अगर ख़राब होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। गॉइटर का जो मर्ज़ है ये बहुत आम मर्ज़ है। मर्दों की निस्बत औरतें इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गॉइटर है ये काबिल इलाज है, यानी ये ऐसा नहीं है कि अगर ये आपको मर्द हुआ और आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। अब गॉइटर जो है वो जो थायराइड हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है उसकी अगर सिक्रीशन ज़्यादा है या कम है, ज़रूरी नहीं कि इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ हो। यानी अगर आप हाइपोथायराइडिज़म का शिकार हैं या हाइपरथायराइडिज़म का शिकार हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको गॉइटर हो। गॉइटर जो है वो आपको इस ग्लैंड की सेक्रीशन के नॉर्मल होने के साथ भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि अगर थायराइड के लेवल्स हाई हो जाएं तो उसको हाइपरथायराइडिज़म कहते हैं। अगर थायराइड के लेवल यानी कि जो हार्मोन वो सिक्रीट करता है वो कम हो जाएं तो उसे हाइपोथायराइडिज़म कहते हैं। और अगर थायराइड की जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन वो सिक्रीट करता है वो नॉर्मल है तो उसको यूथायराइड कहते हैं। तो जो हमारा गॉइटर है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाइपोथायराइडिज़म का शिकार हों या आप हाइपरथायराइडिज़म का शिकार हों। आप इन दोनों के अलावा भी जो है इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। इस मर्ज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। उन टाइप्स को आप पहले देख लीजिए कि फिर मैं इसके बाद इसके सिम्टम्स बयान करती हूँ, फिर मेडिसिन बयान करती हूँ। तो गॉइटर जो है मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक गॉइटर है वो सिंपल गॉइटर कहलाता है, डिफ्यूज़ गॉइटर भी इसको कहते हैं। और इसमें ये होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो सारे का सारा एक जैसा स्वेल कर जाता है। उसमें यानी कि कोई नोड्स नहीं बनती, गिल्टियाँ नहीं बनती हैं। बिल्कुल आपको महसूस होगा आपकी गर्दन के सामने कि आपको लगेगा एक जैसा यूनिफॉर्म किस्म में एक लम्ब आपकी गर्दन के ऊपर बना है और बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म का होता है। और अगर आप उसको टच करें तो बिल्कुल आपको एक स्मूथ फीलिंग देता है। दूसरी इसकी टाइप है नोड्यूलर गॉइटर, यानी गिल्टी वाला गॉइटर। ये इसमें भी ये होता है कि ये गिल्टी हार्ड भी हो सकती है, इसमें फ्लूइड भी हो सकता है। और ये जो है अगर आप इसको टच करते हैं तो ये आपको महसूस होता है कि एक गिल्टी टाइप आपको बनी हुई महसूस होती है या एक लंप सा उभरा हुआ आपको महसूस होता है, तो इसको नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। तीसरी इसकी किस्म है मल्टी नोड्यूलर। अब ये जो मल्टी नोड्यूलर होते हैं इसमें बहुत सारी गिल्टियाँ बन जाती हैं और ये गिल्टियाँ जो बनती हैं ये आपको देखने से भी नज़र आ सकती हैं। और बाद का यूँ होता है कि आपको नज़र तो नहीं आती, आपको एक आध गिल्टी नज़र आती है, लेकिन जब आप उस हिस्से का एग्ज़ामिन करते हैं या स्कैन करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि अंदर तो बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स बन गए हुए हैं। तो इसको मल्टी नोड्यूलर कहते हैं। इसके अलावा गॉइटर की दो और किस्में हैं जिसको टॉक्सिक गॉइटर कहते हैं और एक नॉन टॉक्सिक गॉइटर कहलाता है। अब जो टॉक्सिक गॉइटर होता है इसमें ये होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और इसकी जो सेक्रीशंस है यानी ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये टॉक्सिक गॉइटर जो है इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे दूं कि ये वो गिलहर है जिसमें आंखें भी साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी आंखें जो है अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाती हैं, उबली हुई आंखें जिनको कहते हैं कि यूँ लगता है जैसे आंखें उबल कर बाहर आ गए हैं, तो ये टॉक्सिक गॉइटर होता है। दूसरा जो गॉइटर है वो नॉन टॉक्सिक होता है और उसमें यही चीज़ कि आपका थायराइड तो एनलार्ज कर जाता है, लेकिन थायराइड्स के जो लेवल्स हैं यानी वो जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनमें कमी या ज़्यादती नहीं होती है। बिल्कुल जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि इसे हम यूथायरॉइड कहते हैं कि जिसमें हार्मोन जो हमारी सिक्रीशंस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से गिलहर का मर्द जो है हमारे सामने आता है और इसमें जो मेन कॉज है वो ये कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये मर्द हमारे सामने आता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी इस मर्ज के लिए मेन कॉज समझी जाती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे ये जो ग्लैंड है, थायराइड जो हमारा ग्लैंड है, इसको अपने हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। लिहाजा जब उसे आयोडीन कम मिकदार में मिलता है तो फिर थायराइड क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाता है, नतीजे के तौर पर वो जो है एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो कॉज जिसकी वजह से ये गॉइटर होता है वो ग्रेव्स डिजीज़ है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे थायराइड के ऊपर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से ये हमारा जो ग्लैंड है ये एनलार्ज कर जाता है। और ये जो ग्रेव्स डिजीज़ है इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म भी पैदा होता है और इसकी वजह से जो गॉइटर आता है वो वही आता है जो टॉक्सिक गॉइटर होता है, जिसमें आपकी साथ में आंखें जो हैं बल्क कर जाती हैं। फिर तीसरा जो इसका कॉज है वो हैशीमोटोस डिजीज़ है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर थायराइड का कैंसर हो जाए तो उस सूरत में भी थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज कर जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से भी थायराइड जो है वो एनलार्ज कर जाता है। फिर इसके अलावा अगर थायराइड की इन्फ्लेमेशन बताते खुद हो जाए तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज कर जाता है। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी इस मर्ज़ को बढ़ाने में रोल प्ले कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपके मुख्तलिफ अमराज शामिल हो जाते हैं, जैसे कि आपके लीवर के अमराज हैं, गुर्दों के अमराज हैं, उसमें ओबेसिटी भी आ जाती है, दिल के अमराज आ जाते हैं, फिर आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 और टाइप 1 आ जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है और जो आपका एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आ जाता है। लिहाजा ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये भी गॉइटर को बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि गॉइटर के सिम्टम्स किस तरह हमारे सामने आते हैं। तो पहली बात तो ये कि गॉइटर जो है बताते खुद आपको नज़र आता है, यानी आप जब एक गैर मामूली उभार सिंपल गॉइटर जब देखते हैं तो आपको फ़ौरन ही नज़र आ जाता है या आप बड़ी जल्दी इसको नोटिस कर लेते हैं कि हमारे गर्दन के जो सामने वाला हिस्सा है जिस जगह पर ये गॉइटर लोकेट करता है वहाँ पर एक लंप बन जाता है, आपको उभरा हुआ एक उभार सा फील होता है। वो फिर आगे उसकी टाइप्स हैं जो कि सामने आती हैं कि वो डिफ्यूज़ है, नोड्यूल है या मल्टी नोड्यूलर है, ये फिर उसकी टाइप्स बाद में आती हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि बिल्कुल गर्दन के सामने वाला हिस्सा जो है वहाँ पे एक लंप बन गया है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो इसमें एक चीज़ पाई जाती है कि गॉइटर जो हैं नॉर्मली पेनलेस होते हैं। वो फिर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जिसमें वो पेन करते हैं या उसमें फ्लूइड पड़ जाता है या टॉक्सिक हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है, तो फिर उसमें जो पेन आती है वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो गॉइटर है ये पेनलेस होते हैं। हमारा जो गला है जिस जगह पे जाहिर है हमारा थ्रोट वाला वो हिस्सा बनता है जहाँ पर ये गॉइटर बनता है या हमारा थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, तो उस एरिए में हमें टाइटनेस का एहसास होता है। आवाज़ जो है वो बैठ जाती है,
गर्दन की रगें जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं, और जब पेशेंट अपने हाथ ऊपर उठाता है, सर से ऊपर यानी अपने हाथ उठाता है, तो उसको चक्कर से आते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं उनमें एक तो ये है, लेकिन ये लेस कॉमन सिम्टम्स है। नॉर्मल सिम्टम्स जो हमारे सामने आते हैं वो वही हैं जो मैंने अभी बयान किए, लेकिन जो सिम्टम्स आ सकते हैं जिन्हें हम लेस कॉमन कहते हैं, उसमें फिर ये है कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, खांसी हो सकती है, स्क्वीजिंग का एहसास हो सकता है आपको, और सबसे बढ़कर आपको निगलने में दुश्वारी पेश आ सकती है। देखिए, जिस जगह गॉइटर पाया जा रहा है वहाँ आपकी खुराक की नाली भी है, आपकी सांस की नाली भी है, लिहाजा खुराक की नाली और सांस की नाली के हवाले से आपको मसाइल सामने आ सकते हैं। कि सांस की नाली के हवाले से ये मसला सामने आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, शॉर्ट ब्रेथिंग होना शुरू हो जाएगी, और खुराक की नाली के हवाले से ये मसाइल सामने आते हैं, ये मैंने देखे हैं कि निगलना जो है वो दुश्वार हो जाता है, और निवाला जो है वो हलक में फंसना शुरू हो जाता है। फिर जो पेशेंट है उसको पानी पीना पड़ता है, तब कहीं जाकर निवाला जो है हलक से नीचे उतरता है। होम्योपैथी में गॉइटर के लिए बेशुमार अद्वियात है, बेशुमार अद्वियात है। यानी कि मैं अगर सिंपल बात करूं तो सबसे पहले तो बेलाडोना ही होम्योपैथी में गॉइटर की मेडिसिन है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताऊंगी कि कौन सी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनको होम्योपैथी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है हमारी, जो पहले नंबर के ऊपर आती है वो आयोडम है। आयोडम जो है गॉइटर की बेहतरीन दवाई है। उसकी बेसिक वजह यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि गॉइटर के बनने के सबब में हमारा मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है वो बहुत रोल प्ले करता है। और आयोडम में क्या होता है कि मेटाबॉलिक फंक्शन जो होते हैं बॉडी के वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। एक्सीलेटर जिस तरह लगता है ना, आप गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं और गाड़ी की स्पीड निकलती है, या मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर आप छोड़ते हैं तो मोटरसाइकिल तेज़ी से दौड़ती है, बिल्कुल इसी तरह आयोडम में जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन हैं वो एक्सीलरेट हो जाते हैं। और जो आयोडम का खासा है, जो आयोडम का करैक्टरिस्टिक है वो ये कि इसका पेशेंट जो है तेज़ी के साथ अपना वज़न खोता है। उस दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खाता है, जितना ज़्यादा खाता है उतना ज़्यादा वज़न तेज़ी के साथ इसका गिरता है। वजह क्या है कि इसका खाया पिया इसके जुज़्वे बदन नहीं बनता है। लिहाजा जहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हों या आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्ड हो गया, एनलार्ज हो गया, और आपको ये करैक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है कि पेशेंट का वज़न कम हो रहा है, हालांकि पेशेंट ठीक ठाक खा रहा है, तो वहाँ पर जो दवाई आप इस्तेमाल करते हैं वो आयोडम को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कैलकेरिया कार्ब है। अब आयोडम और कैलकेरिया कार्ब में देखिए कि आयोडम में मैंने आपको कहा कि आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो तेज़ हो चुके होते हैं, उन्होंने स्पीड पकड़ी होती है। और कैलकेरिया कार्ब में क्या होता है, कैलकेरिया कार्ब में आपके जितने भी बॉडी फंक्शन हैं वो सब स्लगिश हो गए होते हैं। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट बहुत ज़्यादा स्लगिश होता है। एक होता है सुस्त, एक होता है काहिल। तो जो कैलकेरिया के पेशेंट होते हैं ना वो काहिल किस्म के होते हैं, इनके बॉडी फंक्शन का काहिली की तरफ माइल होते हैं। यही वजह है कि इसके बच्चे जो हैं वो देर से चलते हैं, देर से वो बोलते हैं। इनके बच्चे जो है ढीले ढाले होते हैं, क्रॉल नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं जहाँ पर बैठते हैं। क्यों? इनके अंदर एक सुस्ती पाई जाती है, कैलकेरिया की जो एक ख़ास सिफ्त है, स्लगिशनेस जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो आयोडम में क्या है कि फंक्शन जो है मेटाबॉलिक वो तेज़ी पकड़े हुए होते हैं, और कैलकेरिया कार्ब में सारे के सारे बॉडी फंक्शन जो हैं वो सुस्ती पकड़े हुए होते हैं। फिर कैलकेरिया कार्ब में आप देख लीजिए कि आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, ओबेसिटी मिलेगी, आपको इसका पेशेंट चिली मिलेगा। और मैंने जिस तरह कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने आएगा। साथ में एनलार्ज थायराइड होगा, तो वहाँ आपने कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करना है। फिर हमारी मेडिसिन है स्पॉन्जिया, एक बहुत बड़ी दवा है जो गॉइटर को डील करती है। आप स्पॉन्जिया को पढ़ के देख लीजिए, मेरा लेक्चर भी है स्पॉन्जिया के ऊपर, उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि ये गॉइटर के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप ज़्यादा सिम्टम लेना चाहते हैं तो आप स्पॉन्जिया को पढ़ के देख लीजिए। ये उन मेडिसिन में है जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है।
याद रखिए ये मैं अभी आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बता रही हूँ, वरना अगर मैं रेपर्टरी खोलूँ तो बेशुमार अद्वियात हैं जिनके मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बता रही हूँ कि आयोडम, कैलकेरिया कार्ब, स्पॉन्जिया। उसके बाद जो हमारी मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो नेट्रोम्योर इस्तेमाल होती है, और नेट्रोम्योर का भी अपना एक करैक्टरिस्टिक है, हर हवाले से नेट्रोम्योर का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आप नेट्रोम्योर को पढ़ के देख लीजिए, ये गॉइटर की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। फ्यूकस हमारी मेडिसिन है, ये उस गॉइटर में इस्तेमाल होती है जिसमें ओबेसिटी साथ पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वजह दे दूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो फ्यूकस को ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। हालांकि फ्यूकस उस ओबेसिटी के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें साथ में गॉइटर पाया जाता है, तो ये नॉन टॉक्सिक गॉइटर में इस्तेमाल होती है। और इसके बरअक्स हमारी लाइकोपस मेडिसिन है जो कि टॉक्सिक गॉइटर में इस्तेमाल होती है। और टॉक्सिक गॉइटर कौन सा है? जिसमें आपके आई बॉल्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकले हुए होते हैं, कि आप जब किसी मरीज़ को देखते हैं उसको गिलहर है, उसको गॉइटर है, साथ में उसकी आंखें बाहर को उबली हुई हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये टॉक्सिक गॉइटर है और जिसके लिए आप लाइकोपस को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर हमारी दवाई है ब्रोमियम। ब्रोमियम भी बेहतरीन दवाई है, और ब्रोमियम का खासा क्या है कि जो पेशेंट का निवाला है ना वो उसके हलक में फंस जाता है, वो आसानी के साथ उसको निगल नहीं पाता है। और दूसरा जो खासा ब्रोमियम में पाया जाता है गॉइटर के हवाले से, कि इसका गॉइटर जो है अपने साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जैसे मुर्गी का अंडा होता है, यानी गॉइटर का जो साइज़ है वो मुर्गी के अंडे के बराबर होता है। फिर हमारी जो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती है, बेहतरीन हमारी मेडिसिन है वो थूजा है। थूजा गॉइटर में बेहतरीन काम करती है। थूजा के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके सामने हैं, थूजा को आप पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि थूजा किन बुनियादों के ऊपर जो है गॉइटर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एड्रेनालिन का इस्तेमाल किया जाता है, थायराइडिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वैसे इंटरकरेंट रेमेडी है, आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की इलामात के साथ अगर गॉइटर पाया जाता है तो कैक्टस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर राइट साइड गिलहर पाया जा रहा है तो फिर हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं, हम चैलिडोनियम को इस्तेमाल करते हैं, हम हेपरसल्फ को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये टॉक्सिक गॉइटर के लिए हम फेरम आयोडाइड को इस्तेमाल करते हैं। और अगर नोड्यूलर है गॉइटर, यानी कि नोड्स बनी हुई हैं, गिल्टियाँ बनी हुई हैं, तो फाइटोलैका डिकेंड्रा को इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिक में हमारे पास जो बेहतरीन अद्वियात हैं जो गॉइटर के लिए इस्तेमाल होती हैं वो कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस हैं। तो ये वो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनको हम इनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैं फिर से दोहरा दूं कि मैंने आपको वो मेडिसिन बताई हैं जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है। वैसे अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो बेलाडोना ही नाम आ जाता है। क्यों? जब हम फर्स्ट ईयर में बेलाडोना पढ़ते हैं तो उसमें बेलाडोना की जो एक करैक्टरिस्टिक बयान किया गया होता है उसमें गॉइटर उसका करैक्टरिस्टिक है। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें आप फास्फोरस को देख सकते हैं, सिपिया है, सिलिशिया है, ट्यूबरकुलाइनम है उसको आप देख सकते हैं, एपिस मेलिफिका को आप देख सकते हैं, फेरम आयोडाइड है उसका तो नाम मैंने आपको ले दिया कि वो भी इस्तेमाल होती है। तो बेशुमार मेडिसिन हैं जिनको हम उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताई हैं और वो टॉप ग्रेड मेडिसिन यही है कि पहले नंबर पर जो इस्तेमाल होती है वो आयोडम है, फिर कैलकेरिया कार्ब है, फिर स्पॉन्जिया है, नेट्रोम्योर है, फ्यूकस है, लाइकोपस है, ब्रोमियम है। उसके बाद आप आ जाइए तो फिर आपको कैलकेरिया आयोडाइड भी मिलेगी, फिर फेरम आयोडाइड मिलेगी, फिर आपको लाइको, चैलिडोनियम और हेपरसल्फ मिलेंगी। यानी ये राइट साइडेड के हवाले से फिर आना शुरू हो जाएंगी हमारे पास जो मेडिसिन हैं। बाकी आप चाहें तो आप किसी भी मेडिसिन को, यानी कोई भी ABC मेडिसिन जो आप समझते हैं कि आपके
पेशेंट की ड्रग पिक्चर बना रही है, आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा काम होता है कि आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताऊं, जो मेडिसिन शोहरत रखती हैं किसी मर्ज़ के हवाले से। बाकी हमेशा की तरह पेशेंट आपका, उसकी ड्रग पिक्चर आपके सामने है, दवाई की सिलेक्शन आपके हाथ में, पोटेंसी की सिलेक्शन आपके हाथ में। अब यहाँ पे मैं पोटेंसी से मुझे याद आया कि जब आप गॉइटर का ट्रीटमेंट करना चाहें तो यहाँ पर आम तौर पर हाई पोटेंसी का इस्तेमाल किया गया है, यानी 1 m का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि पोटेंसी आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो 1 m मेडिसिन को 1 m में यूज़ कर लें, आप चाहें तो 30 में आ जाएं या 200 में आ जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, तो इंशाल्लाह अगर खुलूस दिल से, नेक नीति से सही तरह रेपर्टराइज़ करके आप पेशेंट के लिए मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाबी अता करेगा। और आपको तो नहीं कहना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता करेगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए भी कामयाबी ज़रूरी है। बाकी अल्लाह पाक जिसको चाहें शिफा अता करें, जिससे चाहें शिफा को रोक लें। शुक्रिया।